एक प्रतिवादी है, इनके बाद से आपके पास 2-3 कंप्लेन हैं इसके अगेंस्ट फाइल करने के लिए। ठीक है, तो सभी अलग अलग कंप्लेन ना ले जाते हुए वो कह रहा है कि आप सभी दावे जो आपकी सभी कंप्लेन हैं वो एक ही मुकदमे में दर्ज करके सूट लड़ लेना। सबके लिए लड़ोगे तो भाई टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप एक ही सूट फाइल करोगे, उसी में सभी कंप्लेंट ज्वाइन कर देना। तो उसी के कॉज ऑफ एक्शन के बारे में यहाँ पे बात करता है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? बाद लाने का अधिकार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 2 है और रूल हमारा ये 3 है। ठीक है, तो आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने वेरिएक्ट से मिलाते हुए चलना, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ाने से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रूल 3 कहता है कि वाद हेतुओं का ज्वाइन किया जाना, यानी कि ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कई कॉज ऑफ एक्शन हैं उनको एक ही सूट में ज्वाइन करने की बात कर रहा है। तो समझते हैं क्या है। 1, ठीक है, एक ही में हमें 2 पैरा मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो हम इसको मैंने दोनों अलग कर दिए। आप इसको पढ़ोगे तो दोनों एक ही उसमें मिल जाएंगे सब रूल में। ठीक है, तो सब रूल 3 का सब रूल 1 कहता है कि एक से अधिक कॉज ऑफ एक्शनों का ज्वाइन किया जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई अन्य प्रोविज़न नहीं है, यानी कि कोई सेपरेट से कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इस नियम के तहत वादी को अनुमति है कि वह उसके पास एक ही प्रतिवादी के अगेंस्ट में विभिन्न प्रकार की शिकायतें रखता है या फिर दावे रखता है, तो वे उन्हें एक ही मुकदमे में दर्ज कर सकता है। क्या मतलब हुआ कि भाई वादी को अनुमति है इस रूल के अधीन, यदि उसके पास एक ही प्रतिवादी के अगेंस्ट में कई प्रकार की शिकायतें, एक प्रतिवादी है, इनके बाद से आपके पास 2-3 कंप्लेन हैं इसके अगेंस्ट फाइल करने के लिए। ठीक है, तो सभी अलग अलग कंप्लेन ना ले जाते हुए वो कह रहा है कि आप सभी दावे जो आपकी सभी कंप्लेन हैं वो एक ही मुकदमे में दर्ज करके सूट लड़ लेना। सबके लिए लड़ोगे तो भाई टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप एक ही सूट फाइल करोगे, उसी में सभी कंप्लेंट ज्वाइन कर देना। तो उसी के कॉज ऑफ एक्शन के बारे में यहाँ पे बात करता है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? बाद लाने का अधिकार। आपके अपने किसी दूसरे पार्टी से कोई कॉन्टैक्ट वगैरह किया, तब तक तो ठीक चल रहा है, तब तक कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ है, और जब कोई रूल ब्रेक हो गया या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो सामने वाले के पास आपको सूट फाइल करने का अधिकार जो होता है वही कॉज ऑफ एक्शन होता है। जब आपको लगे कि भाई अब मेरे को सूट फाइल कर देना चाहिए, तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो चुका है। ठीक है, आपका सेकंड पैरा समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि आपके पास एक डिफेंडेंट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपके पास कई सारी शिकायतें हैं, तो आप एक ही सूट में फाइल करके उसको कंप्लेन को कोर्ट में फाइल कर सकते हो। सेकंड पैरा कहता है इसके अलावा अगर कई वादी हैं, ठीक है, अब यहाँ पे प्लेंटिफ बहुत सारे हैं और वे सभी किसी एक प्रतिवादी या फिर जो प्लेंटिफ हैं वो 2-3 हैं और वो सूट फाइल कर रहे हैं किसी एक के अगेंस्ट, या फिर एक से ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रतिवादी या फिर प्रतिवादियों के समूह के बारे में बात करता है के खिलाफ समान शिकायत रखते हैं, यानी कि कई प्रतिवादी हैं डिफेंडेंट के, एक डिफेंडेंट या फिर कई डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सेम कंप्लेन रखते हैं सभी लोग, सभी वादी, और उन्हीं की शिकायतें एक दूसरे से संबंधित भी हैं, यानी कि जितने भी प्लेंटिफ हैं उनकी सभी की कंप्लेन एक जैसी हैं, ठीक है, समान है या फिर समान नेचर की हैं, तो वे सभी अपनी शिकायतों को एक सूट में जोड़ सकते हैं। यानी कि अलग अलग तुम भी अलग अलग जाओगे, इसलिए एक तुम्हारी कंप्लेन भी सेम है, तो डिफेंडेंट भी हमारे सेम है, तो भाई एक ही सूट फाइल करते हैं, उसी में सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं। उसी की बात ये कर रहा है। फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा इसमें अलग अलग है, इसमें एक ही है, ठीक है, तो उसके अंदर में मिलेगा, तो इसलिए मैंने अलग कर दिया, तो इसको लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कई प्लेंटिफ हैं और डिफेंडेंट भी कई हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है, तो उनके अगेंस्ट में आपके पास समान कंप्लेन है, तो आप एक ही सूट में फाइल करके एक सूट को केस को लड़ सकते हो। अब इसका उदाहरण समझो, सिर्फ इस वाले पॉइंट इसके लिए लेना है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि 3 लोग हैं, ABC हैं, प्रॉपर्टी में निवेश किया, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, लेकिन जो बिल्डर है, जो डिफेंडेंट X है, उसने उस प्रॉपर्टी डिलीवरी नहीं की, उसको डिलीवरी देनी थी इन लोगों को और उसने डिलीवरी नहीं दी, तो अब ABC को बिल्डर से नुकसान हुआ है। सिंपल सी बात है, यानी कि सबके पास सेम कंप्लेन है, उनकी शिकायतें समान हैं कि भाई डिलीवरी नहीं मिली, इसकी भी, तो क्योंकि मुद्दा मकान ना देना और प्रतिवादी बिल्डर एक ही है, सभी के बिल्डर एक ही है, तो यहाँ पे क्या किस बात कर रहा है, तो ABC अपनी शिकायतों को एक ही सूट में जोड़कर बिल्डर X के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी शिकायतें समान नेचर की हैं और उनका प्रतिवादी भी एक ही है, तो आप एक सूट फाइल करो, उसी में सभी को ज्वाइन करके अपनी सूट को चला सकते हो। तो ये हमारा सेकंड पैरा भी क्लियर होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड कहता है कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, यदि
कॉज ऑफ एक्शन को एक ही मुकदमे में शामिल किया गया है, कई कॉज ऑफ एक्शन को एक ही सूट में फाइल कर दिया है। तो ऐसे मुकदमे पर न्यायालय के क्षेत्राधिकारी यानी कि जुरिडिक्शन, कोर्ट की जुरिडिक्शन मामले की विषय वस्तु, यानी कि कई कॉज ऑफ एक्शन जोड़ गए हैं भाई, तो अब इसकी कीमत भी तो बढ़ेगी, मामले की विषय वस्तु पर डिपेंड करेगी, और मूल्य या राशि जो तुम्हारे केस पर डिपेंड करता है, क्या राशि आपको वसूल करनी है सामने वाले से जो भी है, तो उस पर निर्भर करेगा। जब मुकदमा दायर आपने किया था तब अब मैटर क्या था, कितनी कीमत थी प्रॉपर्टी की, सभी कॉज ऑफ एक्शन जोड़ने के बाद अगर वो ज़्यादा निकल रहा है, जैसे 10-10 लाख का सबने सभी लोगों ने एक ही सूट में फाइल कर दिया, तो भाई 1-1 करोड़ के ऊपर पहुंच रहा है, तो वहाँ पे जो जुरिडिक्शन है वो उस हिसाब से तय की जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड भी क्लियर होता है। अब इसको आसान भाषा में है कि अगर आपको पूरा मैटर नहीं पढ़ना तो इसको देख के आप रिवीजन भी कर सकते हो। जब भी आप इसको रिवीजन करो तो 1.5x में आप इसको रिवीजन करना। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल पूरे मैटर का क्लियर हो जाएगा। राम ने श्याम को 1 लाख पर उधार दिया। किसने दिया है? राम ने दिया है श्याम को 1 लाख रुपए। साथ में श्याम से बोला है कि आप मेरे घर में रह सकते हो, किराए पे भी दिया एक कमरा। और श्याम ने क्या किया? श्याम ने ना तो उधार की रकम वापस लौटाई है और ना ही उसने जो रेंट दिया है घर में रह रहा था। तो इसके पास, राम के पास 2 कॉज ऑफ एक्शन अराइज होते हैं कि वो 1 लाख रुपए की वसूली कर सकता है किससे? श्याम से, या फिर किराए का भुगतान ना करने के लिए नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के लिए भी सूट फाइल कर सकता है। 2 सूट फाइल करने के बजाय आप एक ही सूट फाइल कर दो, तो दोनों में से एक मुकदमे में शामिल करके तुम एक सूट फाइल करो और दोनों कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ के एक ही सूट फाइल करना और अपने जो भी आपके पास जो रिलीफ होते हैं वो क्लेम कर लेना। इसलिए मल्टीपल सूट्स को रोकने के लिए यहाँ पे क्लियर बात की गई, डिफेंडेंट आपका एक ही हो, कई कॉज ऑफ एक्शन आपके पास एक डिफेंडेंट या फिर सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट बनते हो, तो आप एक सूट में ज्वाइन करके सभी को एक सूट फाइल करके मैटर को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल जो सूट होते हैं कोर्ट में जाने के बजाय कई टाइम लगेगा, क्योंकि 4 सूट चलेगा तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैटर सेम ही है तो भाई तुम एक सूट फाइल करो, उसमें एक तरह से सुनवाई होती रहेगी, डिफेंडेंट भी आपके एक ही हैं, तो क्यों मैटर बढ़ाना है। तो इस वजह से इस रूल 3 कहता है कि आप एक सूट में फाइल कर लो, सारा मैटर है, और उसको क्लियर कर दो। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट रूल में, रूल 4 में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैटर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब भी आप रिवीजन करो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1.5x में इसको रिवीजन करना, तो आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई, और इतने डीपली अपन पढ़ रहे हैं कि मज़ा आता है भाई पढ़ने में। ठीक है, रिवीजन करोगे, अपने नोट्स बनाते चलना। मैंने इजी बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है, इसमें समझोगे तो क्लियर ही नहीं होते भाई। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई छोटा सा एक्ट भी हो तो आप कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैं रिवीजन करने के लिए ये नोट्स बनाता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो आप रिवीजन भी हो जाता है, और इस वजह से मैं आपको वीडियो बना के आप लोगों की भी हेल्प कर देता हूँ। अगर कोई पढ़ना चाहे तो, नहीं पढ़ना चाहो कोई बात नहीं, और पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रूल 4 पे। थैंक यू।